प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित के सिलेबस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि गणित में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये सभी बातें आज की इस पहले वीडियो लेक्चर में की जाएंगी, तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये संबंध तथा फलन आपको जितना हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे उसके जस्ट आगे से है। मीन्स वहाँ हम लोग केवल संबंध और फलन को जान लिए थे क्या होता है। यहाँ कक्षा 12 में संबंध तथा फलन के प्रकार को भी पढ़ना है कि संबंध कितने प्रकार का होता है, फलन कितने प्रकार का होता है। यहाँ से टॉपिक हमारी स्टार्ट होगी। तो ज़रूरी ये है कि आप सभी लोग कक्षा 11 के जो संबंध और फलन आप लोगों को पढ़ाया गया था उस पूरे चैप्टर को आप एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेंगे, ताकि यहाँ से जब पढ़ाया जाए तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये रहा पहला चैप्टर आपका संबंध तथा फलन, जहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है बीजगणित। बीजगणित एक ये इकाई है, ठीक है। मीन्स ये एक यूनिट का नाम है, ठीक है। इस यूनिट के अंतर्गत आपके 2 चैप्टर रखे गए हैं, ठीक है। एक आव्यूह रखा गया है और एक सारणिक रखा गया है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आव्यूह तथा सारणिक। यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, और बहुत इजी भी है और टफ भी है। तो इसको आपको बहुत केयरफुली होकर पढ़ना है। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बीजगणित से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आपको संबंध और फलन के बारे में बताया जाएगा। पहला लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वह यहीं से होगा, बीजगणित से स्टार्ट होगा, जहाँ से 13 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों की तीसरी इकाई होगी, ठीक है। ये तीसरी इकाई जो है जिसको हम लोग कलन बोलते हैं। कलन मीन्स कैलकुलस, इंग्लिश में इसको कहते हैं। यहाँ से बहुत लंबा लगभग 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस 44 नंबर के क्वेश्चन में ये सबसे लॉन्ग टॉपिक मानी जाती है जो कलन होता है। इसमें कई चैप्टर्स हैं और जो नंबर है वो मार्क्स है वो तो 44 नंबर का पूछा जाता है। अपने आप में 44 नंबर होता है कुछ, जो कि एक पूरी तरह से समझ लीजिए कि 50% आपका यहाँ से ही आप पुटअप कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है ये जान लीजिए। इसमें आपका सतता है, अवकलनीयता है, ठीक है। सतता तथा अवकलनीयता पढ़ना है कि सत्ता क्या होती है, अवकलनीयता क्या होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सत्ता में थोड़ा सा यूज करेंगे जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे, लिमिट। कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था लिमिट। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करके सत्ता चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा लिमिट का ही यूज है, जिसको लिमिट मीन्स जिसको हम लोग सीमा कहते थे, इस सत्ता में पूरा सीमा का ही यूज है। जब तक आपको सीमा नहीं आएगा तब तक आप सत्ता के क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको घर पे बैठे हुए हैं आप लोग, तो उसमें सीमा को, जो कक्षा 11 का आपको सीमा पढ़ाया गया था चैप्टर लिमिट जिसको कहते हैं, उसको आप लोग ज़रूर रिपीट कर डालिए। और अवकलनीयता, अवकलनीयता मीन्स डिफरेंशियबिलिटी। तो कक्षा 11 में भी कुछ टाइप के हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन को पढ़े थे कि कक्षा 11 में थोड़ा सा केवल प्रारूप लिया गया था कि अवकलनीयता क्या है, अवकलन कैसे करते हैं किसी फंक्शन का। तो वहाँ छोटे मोटे फंक्शन हम लोगों को दिए गए थे, तो वहाँ हम लोग बड़े आसानी से कर लेते थे। यहाँ आपको जो अवकलन करना होगा, यहाँ आपको कंपोजिट फंक्शन का करना होगा। कंपोजिट फंक्शन मीन्स जो कि आपके संयोजन फलनों का, संयोजन फलनों में मीन्स कई फलन एक दूसरे में मिक्स होंगे, ठीक है, एक ही में होंगे, तो तब उनका अवकलन कैसे करते हैं, जिसमें हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे, लॉगरिथमिक का यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है चरघातांकी। ठीक है, इन सभी फंक्शनों का यूज करके अवकलन को बड़े आसानी से पढ़ेंगे। सभी टॉपिक को आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आप लोग डेली का लेक्चर देखते जाइएगा। ठीक, ये रह गई बात आपकी। थोड़ा सा यहाँ से जो चैप्टर हैं ये 11 से रिलेटेड हैं, तो आप 11th के चैप्टर को यहाँ से सीमा आप कवर कर रखेंगे, तब सत्ता मिलेगा आपको अच्छे से समझ में। और अवकलन जो कक्षा 11 में थोड़ा सा पढ़े हैं उसको आप कंप्लीट रखिएगा ताकि यहाँ से पढ़ाया जाए। ठीक है, अगला है हम लोगों को अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग, अब यहाँ पे ये अवकलन पे ही बेस होगा। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ी जाती है मैक्सिमा और मिनिमा का, जिसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और रोले प्रमेय होता है, माध्यमान प्रमेय होता है, ये सभी बातें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग में है। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों के पास समाकलन। ये देखिए, समाकलन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होता है अपने आप में। छोटे छोटे आपको समाकलन दिए जाएंगे, 1 पेज 1.5 पेज में लगते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समाकलन में हर एक स्टेप में आपको सेटिंग मिलेगी, ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से हमको बहुत केयरफुली होकर पढ़ना है, जो समाकलन है। ठीक, फिर इसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग। अब समाकलन के अनुप्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोगों को कोई वक्र दिया जाएगा, उस वक्र के एरिया के बारे में पढ़ा जाएगा। हाँ, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए यहाँ सबसे मोस्ट बात आपको ध्यान देना है, जो कि आप लोग कक्षा 11 में कॉनिक सेक्शन पढ़े थे, सांकों का परिच्छेद, जिसमें हम लोग वृत्त पढ़े थे, परवलय पढ़े थे। ठीक है, अतपरवलय पढ़े थे, दीर्घवृत्त पढ़े थे। तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और ख़ास में इसके साथ लाइन रेखा भी कंप्लीट होना चाहिए। जब आप ये सभी चैप्टर आप अच्छी तरीके से जानते रहेंगे, तभी आप समाकलन का अनुप्रयोग पूरी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कॉनिक सेक्शन तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पढ़ाया गया है, आप उसको एक बार ज़रूर क्लियर रखें। ठीक है, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग से, कि हम लोग किसी कर्व की एरिया कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो अजीब टाइप के हमको फिगर से दिखेगा तो वहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ बताई जाएंगी। फिर होता है अवकल समीकरण। यहाँ अवकल समीकरण में भी बहुत अच्छी टॉपिक है, जो कि यहाँ पे दोनों चीज़ का यूज किया जाता है अवकल समीकरण में, अवकलनीयता का भी और समाकलन का भी। इस दोनों फंक्शन को यूज किए जाते हैं। दोनों फंक्शन आपको इसमें दिखेंगे अवकल समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस अवकल समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये रहा टोटल कलन से संबंधित चीज़। इतना चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर आपका 44 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन ये 5 चैप्टर केवल आपको देखने में लग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसमें ढेर सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या है, सदिश तथा त्रिमी ज्यामिति, जो कि इकाई 4 है। यहाँ से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें सदिश है। सदिश बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बनाए रखेंगे, बहुत सरल चीज़ है सदिश। तो यहाँ हम सदिश के बारे में पढ़ेंगे, सदिश क्या होता है, सदिशों का योग पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर त्रिमी ज्यामिति है। त्रिमी ज्यामिति आप कक्षा 11 में थोड़ा सा पढ़े थे, तो उस टॉपिक का तो यहाँ यूज नहीं है, लेकिन उससे संबंधित यहाँ पे त्रिमी ज्यामिति में आपको रेखा मिलेगा, समतल मिलेगा, 2 रेखाओं के बीच के कोण मिलेंगे, एक समतल एक रेखा के बीच का कोण मिलेगा, 2 समतल के बीच का कोण मिलेगा। ये सभी बातें इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन से जो आपकी 5वीं टॉपिक है, 5वीं इकाई, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रैखिक प्रोग्राम यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये थोड़ी सी टफ टॉपिक मानी जाती है। हाँ, ये आपको आप कक्षा 11 में जो रैखिक असंख्या पढ़े थे, उस टॉपिक को तैयार रखते हैं तो ये टॉपिक आपकी थोड़ी सी आसान बन जाती है। इसलिए आप ज़रूर इसको तैयार रखिएगा कि कक्षा 11 में जो रैखिक असंख्या पढ़ाया गया है, आप उस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि यहाँ पे रैखिक प्रोग्राम पढ़ने में समस्या न हो। अगला है हमारे पास प्रायिकता,
जो कि लास्ट टॉपिक है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप प्रायिकता को कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, कक्षा 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों को प्रायिकता पढ़ना है, यहाँ सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है प्रायिकता को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही प्रायिकता हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब बड़े आसानी ये कक्षा 12 का सिलेबस यहीं से स्टार्ट है। 11th में जहाँ तक पढ़े हैं वहीं छोड़ देना है। तो इसलिए आपको अति आवश्यक है कि कक्षा 11 की प्रायिकता को पूरी तरीके से आप कंप्लीट रखिए। जब भी ये टॉपिक स्टार्ट की जाएगी तो सप्रतिबंध प्रायिकता से स्टार्ट की जाएगी, जिसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बहुत ईजी ढंग से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला करके आपकी ये 100 नंबर का हो गया सिलेबस। इतनी टॉपिक आपको पढ़नी है। हाँ, इसमें एक विशेष बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी बातें आपको बताई गई हैं कि कक्षा 11 की जो टॉपिक है, जो कक्षा 12 से रिलेटेड है, उतने टॉपिक तो आप कक्षा 11 के ज़रूर कवर कर लेंगे, ज़रूर घर पे बैठकर उसको देखेंगे, ताकि कक्षा 12 में जो पढ़ाया जाए आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे से आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोगों को पूरे कक्षा 12 के गणित के सिलेबस के बारे में बताया गया कि वहाँ से कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है और वो टॉपिक कितने नंबर की आती है आपके एग्ज़ाम में। ये सारी बातें हम लोग कल देख लिए थे। तो आज से आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बीजगणित को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। और बीजगणित में जो पहला चैप्टर है वह है आव्यूह, ठीक है। तो आव्यूह देखिए क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आप जब चैप्टर का नाम देखेंगे तो लिखा होगा आव्यूह, लेकिन उसकी जो इंग्लिश होती है वो देखेंगे मैट्रिसेस लिखी रहती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, मतलब उसका बहुवचन होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे ढेर सारे मैट्रिक्स होंगे, ढेर सारे आव्यूह होंगे, कई प्रकार के आव्यूह होंगे, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, ठीक है। अलग अलग क्रम वाइज जब लिखेंगे तब हम लोग मैट्रिक्स केवल लिखेंगे, ठीक है, लेकिन पूरे चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह की परिभाषा जान लेते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो आव्यूह की परिभाषा क्या है, आव्यूह का नोटेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा हम आपको दिखाते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या है। देखिए, आव्यूह की परिभाषा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आपको पढ़ के हम सुना दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं कैसे क्या करना है, बहुत ईजी है। यमन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम क्रॉस यन क्रम या कोट, या उसको क्रम बोलिए या कोट बोलिए, का आव्यूह कहते हैं, या यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितनी संख्याएं हैं, यमन संख्याएं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल संख्याएं लिखा है, तो ये संख्याएं कैसी हो सकती हैं, ये संख्याएं आपकी वास्तविक हो सकती हैं और सामंजस्य हो सकती हैं, मीन्स रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। को यम पंक्ति में जो पहले है वह पंक्ति है, जो बाद में है वह स्तंभ है। को यम पंक्तियों और यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होते हैं, ठीक है। तो पंक्ति क्या होता है, वहाँ पे आपको बताया गया है कि यमन संख्याओं का एक निकाय है। कितनी संख्याएं हैं, यमन संख्याएं हैं, जिसमें यम पंक्ति है और यन स्तंभ है, यम पंक्ति और यन स्तंभ है, ठीक है। तो ऐसे में पंक्ति किसे कहते हैं ये पहले जान लीजिए। जो पंक्ति होता है वह एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप पंक्ति कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पंक्ति है। और जो एक वर्टिकल लाइन रहेगी, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसी जितनी रेखाएं होंगी, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति और स्तंभ को पहचानना सीख जाएं। पंक्ति क्या होगा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको पंक्ति कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे,
ठीक है, तो ये पंक्ति और स्तंभ की बात हो गई। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये आव्यूह है, इस आव्यूह का नोटेशन क्या है, इस आव्यूह को हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो आव्यूह का जो सिंबल है यहाँ पे 3 सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 3 सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। पहला है आपके पास ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखा रहेगा इस सिंबल से, दूसरा ऐसे बनाया रहता है, तीसरा जो सिंबल है ऐसे 2 लाइन खींची रहती है। लेकिन हम लोगों के जो बुक में जनरली यूज किया गया है वह ये यूज किया गया है। हमेशा हम लोग इस सिंबल, इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए। जैसे आपके पास ये है क्लोज ब्रैकेट, अब इसमें आपको संख्या को लिखना है। अब पहले तो हम लोग क्रम पहचान जाएं कि कितने क्रम का आव्यूह है। जैसे इसके बीच लिखा गया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ऐसे ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, 2। तो इस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब जो पंक्ति की संख्या है, ठीक है, ये पहली पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति, तो पंक्ति से R1 इसको कह दे रहे हैं, इसको R2 कह दे रहे हैं। ये R1 R2 मतलब 2 पंक्ति हो गई, ठीक है, 2 पंक्ति हो गई, R1 R2, ठीक। R मीन्स रो, रो मीन्स पंक्ति, इसलिए R से लिखा जा रहा है। अब देखिए वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन। कितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 3। तो इसको कॉलम बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम। तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं C1 C2 C3, मतलब 3 कॉलम है। अब ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर मतलब कोटि जब लिखेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स था, जो ये दिया गया आव्यूह था, तो इसमें कितने हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा पहले 2 ऐसे बनाएंगे, इसको गुणा मत पढ़िएगा, क्रॉस पढ़िएगा, 2 क्रॉस 3। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले पंक्ति लिखना है, पंक्तियों की संख्या, बाद में क्या लिखना है, बाद में स्तंभ की संख्या लिखनी है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। कोई भी आप आव्यूह लिखेंगे तो सबसे पहले उसका ऑर्डर लिखने के लिए पहले पंक्ति फिर स्तंभ, भूल कर भी पहले स्तंभ मत करिएगा और बाद में पंक्ति, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप पंक्ति को लिखना है, फिर स्तंभ लिखना है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है आपके पास। अब इसमें मान लीजिए ABCDEF ये है। अब ये कितने क्रम का है, अब ये समझने के लिए, और ध्यान दीजिएगा इनके बीच में कामा उमा का यूज नहीं करते हैं, केवल स्पेस देकर लिखते हैं। अब ऐसे कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, मतलब ये कितने पंक्तियाँ होंगी इसमें पंक्ति 3 है, तो पहले पंक्ति लिखो। स्तंभ कितने हैं, 1 2 ऐसे। लेकिन ये केवल हम आपको कट करके बता रहे हैं, ये आपको करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है ऐसा, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 2 कितने क्रम का हुआ, 3 क्रॉस 2। ये पंक्ति और स्तंभ को पहचानने का है, आप डायरेक्टली वैसे समझ लेंगे। अब इसमें देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल फिर, जैसे आपके पास ये है, इसमें मान लीजिए PQR ये है। अब इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कितनी मिली, 1 ही मिली, तो 3 क्रॉस 1, पहले पंक्ति फिर क्या, स्तंभ। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ये है, मान लो ABC। अब यहाँ ऐसे कितनी लाइनें खींचेंगे, 1 ही, तो 1 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3। कॉलम कितना है, 3, कॉलम कितना है, 3, 1 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये पंक्तियों की संख्या हो गई, और ये स्तंभों की संख्या। हमेशा पहले पंक्ति R फिर स्तंभ C, ठीक है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ C, RC याद कर लो, ठीक है। ये पहले पंक्ति फिर स्तंभ, हमेशा ये इसी क्रम में रहेगा, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखना है आपको, ठीक है। तो अब तो आप पंक्ति और स्तंभ बड़े आसानी से पहचान लेंगे। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे किसी आव्यूह में संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होती है ये समझिए आप। अवयवों की संख्या कितनी है,
कुछ नहीं करना है। जो ये पंक्ति और स्तंभ हैं, जो ये आर्डर मिल रही है, जो कोटि मिल रहा है, जितने कोटि का है ये, इसी का आपको आपस में गुणा कर देना है। मीन्स जैसे यम है, यम पंक्ति और यन स्तंभ है, ये यम पंक्ति किसी और यन स्तंभ है, तो अवयव की संख्या कितनी होगी? यम यन होगी, इतने उसमें अवयव होंगे। यम यन का मतलब उसको आपस में आप में गुणा कर देना है, यम यन अवयव हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे इस वाले में अगर पूछा जाता है कि कितने अवयव हैं, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, अब इसको कहेंगे। इसमें कितने अवयव हैं? 1 गुणे 3 बराबर 3 अवयव इसमें हैं। ठीक है। ऐसे अगर इसमें पूछा जाता है कितने अवयव हैं, तो 2 गुणे 3 6। गिनने की आवश्यकता नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे। ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को गिनना नहीं है, केवल जितने आर्डर की मैट्रिक्स होगी, जितने आर्डर की मैट्रिक्स है उसी में आपको गुणा कर देना है। ठीक है। ये काम आपको करना है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को जो हम लोग नोटेशन करते हैं, मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर, अब इसी के बीच कोई एक मैट्रिक्स रहेगा, इस मैट्रिक्स को इसके अंदर संख्याओं को लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले क्या रखिएगा, पहले पंक्ति रहेगी, बार बार आपको इस बात को बता रहे हैं, फिर क्रॉस लगाइएगा, तब स्तंभ लिखिएगा, ये कभी भूलना नहीं है। ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है। ए बराबर, पहले पंक्ति फिर क्रॉस स्तंभ। ठीक है। तो ये बातें हुई आज, केवल हम लोग थोड़ा सा आज लेक्चर स्टार्ट किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे अब आपको बताया जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में कि पंक्ति के प्रकार क्या होते हैं और आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है। और उन सब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने टर्म को आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे क्रमानुसार। केवल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं एक बार। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के क्रम या कोटि और आव्यूह का निरूपण, ये टॉपिक इतना पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं उसी टॉपिक के, और आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ, कितने स्तंभ होते हैं, ये बातें भी हम लोग कल देख लिए थे। तो देखिए, आव्यूह का आज हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आव्यूह है, मान लीजिए कि ये आव्यूह हम लिखने जा रहे हैं ए इक्वल टू AIJ। ठीक है। ये कितने क्रम का है? M क्रॉस N क्रम का। और कल ही हम आपको बता दिए थे कि जो पहले लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या होती है, जो बाद में लिखा जाता है ये स्तंभों की संख्या होती है। तो ऐसे में ये यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पहले है ये पंक्तियों की संख्या, ये बाद में जो है स्तंभों की संख्या। मीन्स ये जो I है ये पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित कर रही है, जो J है वह स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं जहाँ I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, I बराबर 1 2 3 सो डॉट डॉट अप टू कहाँ तक, M तक, एंड J बराबर क्या होगा 1 2 3 सो डॉट डॉट N तक। मीन्स यहाँ पे जो आव्यूह है, इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या M है, स्तंभों की संख्या N है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहें, ये तो इसका शॉर्टकट मेथड है कि कैसे इसको लिखते हैं संक्षेप में। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सपेंड करके लिखना चाहें, तो एक्सपेंड करके अगर लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं। A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ऐसे में अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग A1 1 मीन्स I बराबर 1 ले रहे हैं, पहले रो में चल रहे हैं, स्तंभों की संख्या बदलते चलेंगे, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, ऐसे 90वें स्तंभ तक जाना है। तो पहले रो में चल रहे हैं तो A1 1 A1 2, I बराबर 1 ही रहेगा, J बराबर 2 मतलब दूसरा स्तंभ स्टार्ट हो गया।
ठीक है। फिर A13, ठीक है। I बराबर 1 है, J बराबर 3, मतलब तीसरा स्तंभ ये स्टार्ट हो गया। ऐसे जब वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे सो डॉट डॉट आप कहाँ पहुँच जाएंगे, A1N तक। मीन्स ये पहला रो कंप्लीट हुआ। कॉलम कितने बन के तैयार हुए आपके पास, कॉलम N कॉलम बन के तैयार हुआ। अब अगर यहाँ फिर नीचे लिखते हैं, फिर दूसरा रो लिखेंगे, दूसरी पंक्ति A21, अब यहाँ 2 लेंगे और ये 1 लेंगे, फिर पहले स्तंभ में आ गए। फिर A22, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, सो डॉट डॉट A2N, ठीक है, Nवें स्तंभ पहुँच गए। इसी तरीके से अगर आप सो डॉट डॉट लास्ट में अगर हम ये वाला लें यमवा पंक्ति, तो यहाँ मिलेगा आपको AM1, यमवा पंक्ति, कॉलम कौन सा, स्तंभ कौन सा, पहला। फिर AM2, फिर AM3, ठीक है। सो डॉट डॉट लास्ट में AMN, ये पूरा इसका एक्सपेंड हुआ M क्रॉस N, ठीक है। ये M क्रॉस N क्रम का आव्यूह हुआ। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसे कोई एलिमेंट है, कोई आपसे पूछ देता है A23, तो A23 अगर लिखा है तो A23 में आप बता देंगे कि ये दूसरी पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। ये दूसरी पंक्ति में स्थित है, किस स्तंभ में होगा, तीसरे में। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ देता है AM2 क्या है, तो यमवी पंक्ति दूसरे स्तंभ में ये अवयव जो है ये स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आव्यूह का अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ इसमें ये आती है कि कल आपको बताए थे कि अवयव कितने होंगे, अवयव, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या आपकी जितने ऑर्डर का रहता है इसी का आप गुणा कर देते हैं, यम इंटू एन। यहाँ क्रॉस बोलेंगे और जब संख्या का नाम लेंगे तो MN कह देंगे। MN मतलब आपस में मल्टीप्लाई। जैसे कोई आव्यूह 3x2 क्रम का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे क्या पूछता है इस पर एक चीज़ ये समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैसे एक आपके आव्यूह है और उस आव्यूह में अवयवों की संख्या सपोज कर लीजिए कि चलिए 6 है, मान लीजिए यही 6 है। अवयवों की संख्या कितनी है, कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। उस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। 6 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, संभव कोटि क्या क्या हो सकती है, यस, ठीक है। तो कुल संभव कोटि कितनी होगी। अब इसको देखिए, कोटि क्या होती है, जितने क्रम का ये होगा, यम क्रॉस एन, यही कोटि कहा जाए। अब 6 को कितने नंबर से 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें 6 आए, वही उसका कोटि है। जैसे 1 से स्टार्ट करिए, 1 क्रॉस 6, तो 1 इंटू 6 तब भी 6 आएगा, या 6 क्रॉस 1, ये भी तो एक क्रम हुआ, तो 6 क्रॉस 1 लिखेंगे तब भी 6 अवयव मिलेंगे। 1 क्रॉस 6 करेंगे तब भी आपको कितने अवयव मिलेंगे, 6 ही। तो एक ये हुआ, एक ये। आगे 2 क्रॉस 3, 2 3 6, अगला क्या होगा, 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 2, अब भी गुणा करेंगे 6 आएगा। और कोई ऐसा है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, 3, और कोई नहीं। मीन्स इसकी संभव कोटि इतनी होगी। 6 के संभव कोटि क्या क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ठीक है। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका गुणा करने के बाद 6 आएगा, ये संभव कोटि हुई। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि 13 एलिमेंट हैं किसी पंक्ति में, 13 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटि इसकी हो जाएगी 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, ठीक है। मीन्स एक क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी 13 आएगा। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, संख्या नहीं है कि जिसका गुणा करने के बाद 13 आएगा। तो ये संभव कोटि हुई, इसकी 2 संभव कोटियाँ हुई। ऐसे मान लीजिए आपके पास 12 है, तो 12 की कुल कितनी संभव कोटियाँ होंगी। अब स्टार्ट करिए, 1 क्रॉस 12, एक तो ये होगा, ठीक है। बगल में 12 क्रॉस 1 बदल दीजिए, ठीक है। 1 क्रॉस 12 का मतलब क्या है कि एक पंक्ति 12 स्तंभ, यहाँ क्या है 12 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। यहाँ 12 पंक्ति 1 स्तंभ, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। फिर 2 लो, 2 क्रॉस 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 क्रॉस 2, इसमें पंक्ति कितने हैं
2, स्तंभ कितने हैं 6, इसमें स्तंभ कितने हैं 2, पंक्ति कितनी है 6। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, अब 2 हो गया, फिर 3 गुणे 4, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, फिर और कोई है 4 के साथ होगा नहीं, 5 मीन्स इसकी संभव कोटियाँ इतनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 संभव कोटियाँ हैं। इसी तरीके से कोई भी आपको अगर उसके अंदर का एलिमेंट देता है कि उसके अवयवों की संख्या ये है, तो हम लोग वहाँ से क्या लिख सकते हैं, उसकी संभव कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि जैसे कोई एक आपको एलिमेंट दे देगा, जैसे कह देगा कि आपको एक आव्यूह की रचना करनी है। मान लीजिए कि हमको 2 क्रॉस 2 क्रम के एक आव्यूह की रचना करनी है। कितने आव्यूह की, 2 क्रॉस 2 क्रम की। अब 2 क्रॉस 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वह ए आई जे है, और ए आई जे बराबर है आपके पास आई प्लस जे के बराबर, ऐसे दे देगा। तो ए आई जे बराबर आई प्लस जे, तो कहेगा 2 क्रॉस 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए। ठीक है, अब एक 2 क्रॉस 2 क्रम का पहले आव्यूह बनाओ। 2 क्रॉस 2 का मतलब जिसमें पंक्ति 2 हो, स्तंभ 2 हो। तो ऐसे लिख सकते हैं A11 A12, ये पहला रो है। ठीक है, और पहला रो पहला स्तंभ, पहला रो दूसरा स्तंभ। फिर अगला क्या होगा, A21 A22, ये हो गया। ऐसे बना लेंगे। ये कितने क्रम का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। अब ऐसे में क्या करना है भाई आपको, ऐसे में करना ये है कि यहाँ से इसके अंदर के एलिमेंट को निकालना है। तो अब अगर हम लोग पहले A11 निकालें, A11 कितना होगा, आई बराबर 1 जे बराबर 1, ये क्रम देखिए, आई बराबर 1 जे बराबर 1, आई के स्थान पे 1 जे के स्थान पे 1, तो 1 + 1 2, A11 निकल गया। फिर A12 आई के स्थान पे 1 जे के स्थान पे 2, तो A + 2 1 + 2 ये 3। फिर इसके स्थान पे आओगे A21 क्या देगा, आई बराबर 2 जे बराबर 1, तो 3 मिला। फिर A22 अब A22 करेंगे तो आई बराबर 2 जे बराबर 2, 2 + 2 दैट इज 4। तो A11 की वैल्यू कितनी आई 2, A12 की 3, A21 की 3, A22 की 4। अब जो यहाँ पे आव्यूह की रचना की है आप, आव्यूह A बराबर A11 के स्थान पे कितना रख दोगे, A11 के स्थान पे 2 रख दो, A12 के स्थान पे 3, A21 के स्थान पे 3 और A22 के स्थान पे 4। ये 2 क्रॉस 2 क्रम के आव्यूह की रचना हुई। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ 2 क्रॉस 2 का लेकर हम एग्जाम्पल बनाए हैं। आपको ऐसे दे देगा कि 2 क्रॉस 3 क्रम के आव्यूह की रचना करिए, तब आप इसी तरीके से पहले एक आव्यूह बना लेंगे और वहाँ एलिमेंट दिया रहेगा कि जैसे ए आई जे बराबर कितना है, ऐसा दे सकता है 1/2 मॉड के अंदर आई प्लस जे। जब मॉड लगा रहेगा तो जान जाइए कि हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, और वैसे ही पॉजिटिव आएगा ही क्योंकि दोनों प्लस हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तब कभी ये ज़्यादा होता तो ये कम होता, ये कम होता तो ये ज़्यादा होता। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता, तब आप मॉड लगा है तो जब नेगेटिव आता तब भी उसके लिए पॉजिटिव लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में हैं, आप उसको लगाइएगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह के प्रकार को अब पढ़ेंगे। ठीक है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर आगे और धीरे धीरे हम लोगों का इसी तरीके से वीडियो लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, तो आज पूरा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग आव्यूह के निरूपण को और आव्यूह कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये, और किसी भी आव्यूह को कैसे हम लोग बनाते हैं अगर उसका एलिमेंट दिया गया है तब, इतनी टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए आव्यूह के प्रकार। ठीक, तो आइए दिखाते हैं आपको कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है क्षैतिज आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज आव्यूह क्या है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई
कि उसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह नाम देंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 2 दो पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी हुई 2, स्तंभ की संख्या कितनी हुई 3, मतलब ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसे हम क्षैतिज आव्यूह नाम देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगला होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। इसमें क्या थी, इसमें पंक्तियों की संख्या कम थी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है। अब इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। इसमें पंक्ति कम थी, इसमें स्तंभ ज़्यादा था। इसमें पंक्ति ज़्यादा है, स्तंभ कम है। देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में देखिए कि 1 2 3 4, ये 4 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं 1 2 3, वर्टिकल लाइन तो 4 क्रॉस 3। एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन 1 2 3, 4 क्रॉस 3, तो 4 पंक्ति 3 स्तंभ है। मीन्स पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। केवल उसमें क्या ध्यान देना है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। जिसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगी, स्तंभ की संख्या कम होगी, उसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। बस। चलिए अगला देखिए, तीसरा टाइप क्या होता है। तीसरा है वर्ग आव्यूह। अब वर्ग से आप समझते ही हैं, वर्ग मीन्स यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो लिखा है वही, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात यम बराबर यान। यम बराबर यान का मतलब यम पंक्ति है यान स्तंभ है, तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, कोई भी लिख लीजिए, तो 2 3 4 5, तो 2 क्रॉस 2 है। इसमें 1 2 3 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है। अगला टाइप देखिए आपका है चौथा टाइप है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को है किसे कहेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्तियाँ हों उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अब जैसे देखिए, इसमें एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है। ये 1 क्रॉस 2 का है पहला वाला, एक पंक्ति 2 स्तंभ ऐसे ऐसे। इसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ ऐसे ऐसे। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपको पंक्ति आव्यूह लिखना हुआ तो ऐसे है, जैसे इसमें A B C लिख दीजिए। तो कितने पंक्तियाँ हुए 1, एक ही रो में है, 1 2 3, 1 क्रॉस 3 ना। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। जैसे इसके पहला कंडीशन था क्षैतिज आव्यूह, तो यहाँ लेकिन नाम इसका अलग है। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन हमेशा ये है कि एक ही पंक्ति रहेगी, स्तंभ चाहे जितने। लेकिन क्षैतिज आव्यूह की कंडीशन ये है कि एक पंक्ति नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पंक्ति हो, और वहाँ पे स्तंभ जो हो उन पंक्ति से ज़्यादा हो। जैसे इसके पहले जो भी हम लोग देखे थे ये था, जैसे कोई है तो यहाँ एक एलिमेंट 1 2 1 2 2। ठीक है। तो ये हो गया कितने क्रम का, 1 2 1 2 3, ये 2 क्रॉस 3 का हुआ। तो अब इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है। ठीक है। तो ये केवल नाम है, नाम के ऊपर हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने गुण के अनुसार उनके नाम को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो अगर एक पंक्ति है केवल और स्तंभ चाहे जितना हो तो उसको आप पंक्ति आव्यूह कहोगे। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे देखिए, स्तंभ आव्यूह क्या है, ये भी उसी तरीके का है कि जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, केवल कितने, केवल एक स्तंभ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे। देखिए एक पंक्ति चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है। तो पंक्ति इसमें 2 है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है। ठीक है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए
कि आपकी जो पंक्ति की संख्या है वह स्तंभ की संख्या से इसमें ज़्यादा है। ये जैसे 3x1 है, ये 2x1 है, तो ये नहीं कि अब इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह की कैटेगरी में रख देंगे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह की कैटेगरी में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हमेशा जो स्तंभ होंगे वह एक ही होंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। आगे देखिए, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है भाई? शून्य आव्यूह में क्या बताया गया? जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। कोई भी आव्यूह लिखिए, चाहे वह आपका ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, चाहे पंक्ति हो, चाहे स्तंभ आव्यूह हो, अगर उसमें सभी एलिमेंट उसके जीरो हैं उसके अंदर, जैसे 0 0 0, तो ये क्या होगा? ये एक आपका शून्य आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है, अगला टाइप आपको बताते हैं कि ये छठवां टाइप हो गया। ठीक है, 6 प्रकार के हम लोग आव्यूह को देख लिए। ठीक, अगला देखिए क्या है। अगला देखिए आपका होता है इकाई तस्मक आव्यूह, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आव्यूह है, इस पर स्टार बना दीजिए आप लोग। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है आप लोगों को, आगे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको। तो देखिए क्या लिखें, जिस वर्ग आव्यूह के अग्रविकर्ण या मुख्य विकर्ण जिसको कहते हैं, अभी बता रहे हैं कि मुख्य विकर्ण क्या है। ठीक है, कि सभी तत्व इकाई हों। इकाई का मतलब एक हों, सभी तत्व एक हों मुख्य विकर्ण, और शेष सभी तत्व शून्य हों, तो उसे इकाई तस्मक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जनरली आई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप जानते रहिए अगर वह 2x2 का होगा तो उसको I2 लिखेंगे, 3x3 का होगा तो I3 लिखेंगे। ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो उसको क्या कहेंगे? I4 से लिखेंगे। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसकी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट है? जिस वर्ग आव्यूह की, मतलब जो आपका इकाई तस्मक आव्यूह होगा वह एक वर्ग आव्यूह जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि वह कोई क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, ऐसा नहीं है कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो वह वर्ग आव्यूह की वह इकाई तस्मक की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमेशा इकाई तस्मक आव्यूह कौन होगा? जो कि आपका एक वर्ग आव्यूह होगा। अब देखिए, मुख्य विकर्ण इसी को कहते हैं। ध्यान से देखिए, कोई भी आव्यूह आप लिखिए, आपको यहाँ बता रहे हैं, मुख्य विकर्ण इसे कहते हैं। जैसे ये है कोई, इसमें हम लिखिए ABCPQRXYZ। ठीक, तो मुख्य विकर्ण ये है भाई, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, ऐसे अपने हाथ को फैला लीजिए, ऊपर से नीचे ये वाला जो डायगोनल है इसी को हम मुख्य विकर्ण हमेशा कहें। इस वाले डायगोनल को मत कहिएगा भूल कर भी। ठीक है, इस वाले डायगोनल को मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये जो मुख्य विकर्ण में नहीं है, ये 0 हो जाए, और जो यहाँ डायगोनल में है यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, तो इसको क्या कह देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे, जिसको आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये है मुख्य विकर्ण। ये वाला देखिए आपको बताए, तो मुख्य विकर्ण में क्या है? 1 1 1 है, और शेष क्या है? 0 0। तो ये 3 का है, ये कितने का है? ये देखिए 1 1 1 1, शेष एलिमेंट 0, तो 1 1 1 0 0, मतलब 4x4 की ये मैट्रिक्स है। I4 इसको लिख सकते हो। ठीक है, और 2x2 में लिखना हुआ तो क्या करेंगे? 2x2 में लिखना हुआ तो 2x2 में लिखने के लिए इसको 1 0 0 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? किसी वर्ग आव्यूह, ये सभी वर्ग आव्यूह से ये डेफिनेशन से शुरू हो रही है। किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये देखिए मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या हो? शून्य हो, तो उसे मुख्य विकर्ण आव्यूह। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, अगर यहाँ 1 1 1 हो गया, ठीक है, ये भी एक विकर्ण ही आव्यूह, लेकिन इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहोगे। यहाँ डायगोनल में 1 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 1 की कैटेगरी में आ गया तब तो ये क्या ही आव्यूह हो गया? मीन्स डायगोनल में सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बराबर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और एलिमेंट 0 होना चाहिए, जैसे 4 0 0 2। ठीक है, ऐसा। या हम एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये देखिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ठीक है, तो ये भी आपका मुख्य विकर्ण
में 2 3 4 है, शेष एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब ये एक आपका कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए एक लास्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों उसे और शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे कि सब आपस में बराबर हो। देखिए 3 3 3 डायगोनल्स में मुख्य विकर्ण के और शेष 0 हो जाए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ये भी वर्ग आव्यूह, इसके पहले जो बताया गया विकर्ण आव्यूह वह भी वर्ग आव्यूह, जो इकाई आव्यूह था वह भी क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह की कैटेगरी में ही ये तीनों फॉलो करते हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 0 0 0 0 0 0 3 3 3, ठीक है। यहाँ के मीन्स बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 भी तो हो सकता है इसके स्थान 1 1 1, ये भी तो बराबर है, तो वह उसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, इकाई आव्यूह हो जाएगा। इसलिए 1 को छोड़कर यहाँ कोई भी एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, शेष एलिमेंट बराबर कर दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अदिश आव्यूह का नाम दे देंगे। ठीक है। जैसे एक ये है आपके पास कि 3 6 सॉरी यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स बनाइए। यहाँ पे जैसे 7 7 7 डायगोनल में रखिए, ये 0 0 0 0 0। ठीक है। ऐसा जो होगा वो 3 क्रॉस 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक वर्ग आव्यूह है और इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने इम्पॉर्टेंट आव्यूह हैं और अभी आगे आपको मिलेंगे आव्यूह, तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह के प्रकार को पढ़ चुके हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है। और आज की इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 आव्यूहों की समानता मीन्स 2 आव्यूह आपस में समान कब कहे जाते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है। तो देखिए 2 आव्यूह समान कब होंगे, समान होने का मतलब वो आपस में बराबर कब होंगे। पहले आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आव्यूहों की जो समानता है, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है। तो 2 आव्यूह, एक है A इक्वल टू AIJ, अगला है B इक्वल टू BIJ, समान कहे जाएंगे। समान मतलब बराबर कहे जाएंगे यदि, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों। जितने क्रम का A हो उतने क्रम का B हो। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, दोनों आव्यूह कैसे हों, एक ही क्रम के हों। ठीक है। और एक ही क्रम के होने का मतलब क्या होता है कि उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों आव्यूहों A तथा B के संगत अवयव मतलब संगत तत्व बराबर हों, अर्थात I तथा J के प्रत्येक मान के लिए AIJ और BIJ क्या हों, बराबर हों। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आव्यूह ये है A इक्वल टू AIJ है, ये मान लो m क्रॉस n क्रम का है। दूसरा आव्यूह B है, ठीक है, ये कितने क्रम का है, ये BIJ है, इसके अंदर के एलिमेंट ये P क्रॉस Q क्रम का है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब A और B आपस में बराबर कहे जाएंगे, A बराबर B यदि, कंडीशन को देखिए, पहली कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल पार्ट बता रहे हैं कि m किसके बराबर हो, P के बराबर हो, समान क्रम के हो, m बराबर P हो जाए, एंड n किसके बराबर हो, Q के बराबर हो, तो n बराबर Q। पहली कंडीशन ये कि m बराबर P हो, n बराबर Q हो, मीन्स जितने ऑर्डर का ये हो उतने ऑर्डर का ये हो। A और B दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके अंदर के जो एलिमेंट है AIJ और BIJ प्रत्येक मान के लिए बराबर होना चाहिए I और J के, मीन्स AIJ बराबर BIJ फॉर एवरी, इसको उल्टा ये जो लिखे हैं इसको फॉर एवरी बोलते हैं, प्रत्येक I और J के मान के लिए, फॉर एवरी IJ। ठीक है। और IJ की वैल्यू आप जान ही रहे हो। ठीक है। I बराबर 1 2 3 और J बराबर भी 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे इनके मान 1 2 3 प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। जैसे अब आपको दे दिया गया है क्या कि
क्वेश्चन के रूप में एक हम आपको एग्जांपल समझा दे रहे हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में लिखा है x+1, यहाँ 5, ये 4, ये y-2 इक्वल टू 3, 5, 4, 3, ये है। अब ऐसे दे देगा, ऐसे दिया है तो इसमें आपको कुछ करना थोड़ी ना है। मीन्स ये कंडीशन आपको दिया गया कि a बराबर b, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है। मीन्स ये कोई एक आप व्यू है, ये कोई आप व्यू है, तो a और b बराबर है। लेकिन बराबर कब है, ये कंडीशन अप्लाई करो। देखिए क्या दोनों सेम ऑर्डर के हैं भाई। ये कितने ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। ये भी कितने ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। दोनों ऑर्डर 2 के हैं, इसका मतलब तो भाई बराबर हैं। अच्छा, जब बराबर हो गया, ऑर्डर बराबर हो गया, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब कौन सा कंडीशन फॉलो करवाना है, सेकेंड वाले कंडीशन को। सेकेंड वाले कंडीशन में कुछ नहीं करना है, अंदर के एलिमेंट को बराबर कर देना है। ठीक है, तो अंदर के एलिमेंट को बराबर कर दीजिए। यहाँ जैसे i बराबर 1, j बराबर 1, तो a11 किसके बराबर होगा, b11 के। जो इसका a11 का एलिमेंट है, इसके b11 के बराबर होगा। इसका a12 जो होगा अगले के b12 के बराबर होगा। बस यही फुलफिल करवा दीजिए। चलिए, पहली कंडीशन तो फॉलो है कि ऑर्डर सेम है। दूसरा, अब यहाँ देखिए 5 है, जैसे किस प्लेस पे, a12 के प्लेस पे 5 है, तो यहाँ भी देखिए 5 है। यहाँ देखिए 4 है, a21 के प्लेस पे यहाँ भी 4। इसका मतलब x+1 किसके बराबर होगा, a11 इसका, इसके a11 के बराबर होना चाहिए। तो इम्प्लाइज डेट लिखेंगे, x+1 बराबर 3। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो x बराबर 3 - 1, तो x इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब y-2 ये कौन सा है, a22, तो इधर भी a22 3 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 + 2, तो y इक्वल टू 5। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ये किसके बराबर है, y इक्वल टू 5 की। इसका मतलब यहाँ पे जो x और y का मान है वह x बराबर 2 और y बराबर 5। अगर हम इसमें x बराबर 2, y बराबर 5 रख देते हैं तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो उसमें जैसे इसमें x y का मान पूछा है, ऐसे आपको p q के फॉर्म में दे सकता है, r s t हो सकता है उसमें। तो इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करके क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का पहले जो एक्सरसाइज आप मैट्रिक्स की पढ़ते, आप व्यू की जो पहली मैट्रिक्स अभ्यास पढ़ते आप, उसका ये थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग थियरी पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आज थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया जाए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कह रहा आव्यूह इतना एक दिया गया है, में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो पूरा काम हम लोग कर लेंगे। चलिए, पंक्तियों की संख्या कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, 1 2 3। तो कितनी पंक्ति है, 3 बताएंगे। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। स्तंभ कितने हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, 1 2 3 4। स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। इसका क्रम क्या होगा, तो भाई पंक्ति कितनी है, 3। स्तंभ कितने हैं, 4, तो 3 × 4 लिख देंगे। तो क्रम कितने का हुआ, 3 × 4 का हुआ। इसमें कुल तत्व कितने हैं, तो आपको बताए थे जितना ऑर्डर का होगा उसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 × 4 बराबर 12। इसका मतलब इसमें कुल कितने तत्व हैं, इसमें कुल 12 तत्व हैं। डायरेक्ट 12 बोल दीजिए, आपको फार्मूला बताया गया है। और नहीं तो आप तो भाई काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको अच्छा रूल बताया गया है कि जितने ऑर्डर का रहे उसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि उस दिए गए आव्यूह में कुल कितने तत्व हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, आव्यूह इतने के लिए ज्ञात कीजिए कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, A13 A21 A33 A21 A23 के स्थान पे एलिमेंट क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन,
ये तो बहुत ईजी है। क्या कहा है भाई कि यहाँ पे पहले कोटि, तो देखिए कितने ऑर्डर का है, 1 2 3, तो ये कितना हुआ 3। पंक्ति कितनी हुई 3, पहले पंक्ति फिर क्या लिखना रहता है स्तंभ, 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4, इसकी कोटि क्या लिख दोगे 3 क्रॉस 4 की लिख दोगे। ठीक है, अवयवों की संख्या कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करा दो, 3 चौक 12, कितने अवयव हैं इसके अंदर 12 हैं, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे अब बताना है कि अवयव कौन से हैं, A13 मतलब पहला क्या है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है, इसमें तीसरे स्तंभ पे देखिए क्या है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति में ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में आपके पास क्या है 19 है। ठीक है, पहली पंक्ति और किसमें तीसरे स्तंभ में आपके पास क्या है 19 है। ठीक, अब देखिए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, A21 क्या बताएगा, पहले पंक्ति फिर स्तंभ बताना है, एक बात ध्यान देना। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर क्या है 35 है, 35 है। ठीक है, इसी तरीके से A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ये है, तीसरी पंक्ति ये -5 है इसके स्थान पे A33 में। ठीक है, तो ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में कितना मिला -5 मिला। ऐसे A24, अब A24 क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये चौथा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 12 है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, उसके स्थान पे क्या लिखोगे 12। ठीक है, इसी तरीके से A23 क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या होगा, ये 5/2 आएगा, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में कितना आ सकता है, ये 5/2 आएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे जब स्टार्ट किए थे तभी बता दिए थे। किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है 24 है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, या इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब 24 है तो 24 के केस में देखिए आप क्या करेंगे, अब आपके पास कितने अवयव हैं 24 हैं, 24 हैं, तो किन किन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है वही उसका ऑर्डर है। 1 से स्टार्ट करिए, 1 क्रॉस एक तो हो जाएगा 24 ही, चलो यहाँ से 1 क्रॉस 24, अगला हो सकता है 24 क्रॉस 1, अगला हो सकता है 2 क्रॉस 12, यहाँ हो सकता है 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, तब भी 24 आएगा, अगला हो सकता है 8 क्रॉस 3, और फिर 4 क्रॉस 6, तो ये हो सकता है 6 क्रॉस 4, 5 के साथ होगा नहीं। ठीक है, 6 हो ही गया, तो इतनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं इसकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 तरीके से लिख सकते हैं, इतनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं कितने, अगर उसके अंदर 24 एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर अंदर 13 एलिमेंट है, 13 तत्व हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या लिख सकते हो, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, यही हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके आगे का और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, जो ना आए उसको बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली को शुरू कर दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिया गया था। आज इसके आगे के क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो जैसे इसमें 24 अवयव थे तो बताया गया था संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो आई होप आप लोग इसको लगा लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आपको। देखिए 5 कैसा है, कह रहे हैं कि देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें हम बता दे रहे हैं 5 का, और उसी तरीके से आप 5 भी लगा लीजिएगा और 6 भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है, एक 2 क्रॉस 2 अवयव ए बराबर ए जाई की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्या है, ए आई जे बराबर इतना, तो हमको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 क्रम के अवयव की रचना करनी है। ठीक है, और एलिमेंट ये दिए गए हैं। ठीक है,
तो देखिए जो आपको एलिमेंट दिया गया है वह कितना है, वह है आपके पास AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, और कितने क्रम की रचना करनी है, 2 × 2 क्रम की। ठीक है, तो देखिए 2 × 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है, तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 × 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है, तो ऐसे में करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक आव्यूह बना लेते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह A है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22 ये है, ये 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट क्या है, AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2, कुछ नहीं करना। A11 की वैल्यू निकालिए, A12 A21 A22 की ले आकर के यहीं रख देंगे। चलिए पहले A11 निकालते हैं, A11 बराबर I बराबर 1 J बराबर 1, इसी में रख दो 1 + 2 × 1 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना आया, 2 × 2 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 डेट इज कितना 9/2। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। आगे देख लेते हैं A12 क्या होगा, A12 में क्या है, अब I बराबर 1 J बराबर 2, क्रम वही रहेगा, पहले I है फिर बाद में J है। यहाँ रखो I बराबर 1 J बराबर 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 25/2। इसी तरीके से आगे चलते हैं, A21 निकालते हैं। A21 में क्या होगा भाई, अब I बराबर 1 है J बराबर 2 है, तो यहाँ I के स्थान पे 2 J के स्थान पे 1, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16/2 बराबर 8। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं, A22 में क्या होगा, I बराबर 2 J बराबर 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 36/2 बराबर 18। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, A11 की वैल्यू, A12 A21 A22। ठीक है, अब ये मान ले जा कर के यहाँ रख दीजिए, ये जो है, अब यहाँ देखिए कितना है, A = ये है, तो A = चलिए A11 की वैल्यू कितनी है 9/2, तो इसके स्थान पे 9/2 ये। A12 की वैल्यू कितनी है 25/2 ये। A21 की वैल्यू कितनी है, इसके स्थान पे 8 और इसके स्थान पे 18। यही 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, अब AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बाई 2, फिर वही काम करना है। 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह बनाए हैं, अब उसमें A11 A12 फिर A21 A22 की वैल्यू निकाल करके, वैल्यू निकाल लीजिए इसमें मान रख करके और सॉल्व कर दीजिए, जितना आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 × 4 क्रम के आव्यूह की रचना, मतलब 3 पंक्ति और क्या हो 4 स्तंभ हो। जैसे कैसे बनाएंगे, इसको बना के हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 × 4 मीन्स रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, A11 A12 A13 A14। ध्यान दीजिएगा, पहला रो कॉलम कितने 1 2 3 4, पंक्ति कितनी है 3 है, अभी एक ही पंक्ति लिखी गई। दूसरा लिखो A21 A22 A23 A24। अगला लिखिए तीसरा A31 A32 A33 A34। 3 × 4
क्रम का आव्यूह बन के तैयार हुआ। अब ये जब बन गया आपका, तो देखिए करना क्या है आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 में aij बराबर 1/2 ये मॉड है। मॉड मीन्स इसमें जब आई और जे का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर माइनस आएगा तो उसको प्लस ही लेना है। जैसे अगर इसको सॉल्व करने पर कहीं आपको मॉड में -2 मिल गया तो इसको 2 ही लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम निकाले हैं a11, a12, a13, a14 जैसे भी ऊपर निकाला गया, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34 सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकाल करके इसी मैट्रिक्स में सबके स्थान पे रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और पहला दूसरा पार्ट इसका कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, लिख रहे हैं कि निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए और यह भी लिखिए कि इसमें कौन सा वर्ग आव्यूह है। तो भाई क्रम बता सकते हो, पहले पंक्ति गिनो 1 2 3, कितनी पंक्ति है 3, कॉलम 1 2, 3 क्रॉस 2 का है। क्या यह वर्ग आव्यूह है? नहीं भाई, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो वर्ग आव्यूह कहा जाता, वर्ग आव्यूह नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 3, 1 2 3, कितने 3 क्रॉस 3, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यह एक वर्ग आव्यूह है। ये वर्ग आव्यूह नहीं है, इसका क्रम 3 क्रॉस 2 का है, इसका क्रम 3 क्रॉस 3 का है। ये वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाले में देखिए क्या है, इसमें कितने हैं, एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने 1 2 3, एक पंक्ति 3 है स्तंभ, तो ये 1 क्रॉस 3 का है। वर्ग आव्यूह होगा? नहीं होगा। ये पंक्ति कितनी 1 2 3, 3, स्तंभ कितनी 1, 3 क्रॉस 1, यहाँ भी बराबर नहीं है। ये 1 2 1 2, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये एक वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। और ये केवल एक ही पंक्ति है, 2 स्तंभ, ये 1 क्रॉस 2 का है, ठीक है। ये भी वर्ग आव्यूह नहीं है। इसका मतलब आपका जहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी वही वर्ग आव्यूह होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कई पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट हम आपको बता रहे हैं, और जो न लगे शेष पार्ट उसको आप बताइएगा, लगाकर भेज दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। तो कह रहे हैं x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे में देखिए, ये पूरा का पूरा आपस में बराबर है, तो आपको पीछे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था कि दो आव्यूह समान कब कहे जाते हैं, जब उसके संगत अवयव आपस में बराबर हों, ठीक है। अगर संगत अवयव आपस में बराबर हैं तो आव्यूह क्या कहे जाएंगे, बराबर कहे जाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे में अब क्या है, आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2x + y किसके बराबर होगा 10 के, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं 2x + y बराबर किसके है 10 के। x - y किसके बराबर होगा -1 के, ये -1 के, ठीक है। और x - z किसके बराबर होगा 2 के, यहीं से आपका काम हो जाएगा। इतने से x - z किसके बराबर है 2 के। इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। अगर इन दोनों को जोड़ कर दें, समीकरण 1 धन समीकरण 2, 1 और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो y कट गया, x और 2x धन x 3x, और ये 10 में से 1 निकल गया तो 9, तो 3 त्रिका 9, x बराबर 9, ठीक। x बराबर 9 कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से x बराबर 9 इसमें रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 9 - y बराबर -1, तो y उधर गया, तो ये कितना हो गया 9 + 1, तो ये हो गया y बराबर 10, x बराबर 9 y बराबर 10। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे z समीकरण 3 ले लो, समीकरण 3 से इसमें क्या है x - z बराबर 2, x की वैल्यू 9, 9 - z बराबर 2, तो z बराबर ये कितना हो गया 9 - 2, ये कितना हो गया z की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से x y z का मान हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, ये 8वें का C D E, ठीक है। आगे भी जो पार्ट हैं सब इसी तरीके से हैं, ठीक।
तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोग लगा डालिएगा, जो नहीं लगता है उसको आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे की टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक क्या है कि आव्यूहों का योग। दो आव्यूह को हम लोग आपस में जोड़ते कैसे हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जी, ठीक है, और ये मान लीजिए यम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और दूसरा आव्यूह बी है, वह भी कितना है, वो बी आई जे है, वह भी यम क्रॉस एन ऑर्डर का है। ध्यान दीजिएगा, दोनों आव्यूह को जोड़ तभी सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। यम क्रॉस एन है तो यम क्रॉस एन का ये भी होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ये ऑर्डर 4 का हो तो ऑर्डर 4 का ये भी होना चाहिए। ऑर्डर 4 होने का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4 की होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे क्या, ए आई जे प्लस बी आई जे और एम क्रॉस एन, ये भी है, एम क्रॉस एन ये भी है। मीन्स जोड़ने के बाद ऑर्डर वही आएगा जो पहले था। ठीक, ऐसे में इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर सेम रहेगा एम क्रॉस एन का। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसको और इसको जब आपस में जोड़ देंगे तो एक नया कोई एलिमेंट मिलेगा, उसका नाम हम दे देते हैं सी आई जे और एम क्रॉस एन। ठीक है, ये है ए प्लस बी। इसी तरीके से आव्यूह को घटाते भी हैं, सेम इसी तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, इसी में ही बता दे रहे हैं आपको। जैसे ए प्लस बी है तो यहाँ ए माइनस बी लेकर चलेंगे, घटाएंगे कब, जब सेम ऑर्डर के होंगे। तो यहाँ जो ए आई जे प्लस बी आई जे है, जो जोड़ रहे थे, वही एलिमेंट को आपस में क्या करना है, घटाना रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ए बराबर एक दिया गया है 2 4 6 -1 2 -2, मान लीजिए यहाँ पे 0 है। दूसरा है बी इक्वल टू कितना है 1 3 5 2 -1 3 -3 मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, ये है। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी बराबर, अब ये वाला पूरा सेम एलिमेंट सेम के साथ ऐड करना है, ये ध्यान देना है। जैसे 2 है, 2 को 1 के साथ, A11 के साथ, A12 के साथ, A13 के साथ, सबको ऐड कर लीजिए। तो 2 + 1 3, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो सबको ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि 4 + 3 7, 6 + 5 11, -1 + 2, अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये 1 बचेगा केवल, -2 -1 ऐड करेंगे तो -3, 0 -3 तो -3। ठीक है, कितने ऑर्डर की थी, 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसी मैट्रिक्स को हमको घटाना होता a माइनस बी, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, a माइनस बी को अगर हम लोगों को घटाना होता तो अब जानते हैं कि जब भी घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, तो ये b वाले मैट्रिक्स के पूरे का साइन अंदर बदल जाता। ठीक है, तो बदल जाने का मतलब क्या है कि अब a माइनस बी में देखिए क्या होगा, मतलब 2 - 1 डेट इज 1, 4 - 3 डेट इज 1, 6 - 5 डेट इज 1, -1, अब देखिए ये -2 हो जाएगा, -1 -2 हटा रहे हैं तो -3 हो जाता है, -2, अब ये माइनस पहले से है तो जब घटाते तो माइनस प्लस, -2 + 1 -1, 0 -3 है, ये -3 है, घटा रहे हैं तो ये +3 हो जाएगा, तो 0 + 3 डेट इज 3। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं, सेम प्रोसेस में। अब ध्यान दीजिए, फिर एक बार फिर माइनस वाला आपको बता दे रहे हैं, अगेन फिर ध्यान से सुनिए। जब माइनस करेंगे तो ये साइन पूरा निगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन बदल जाएगा, जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव, जो निगेटिव रहेगा वह पॉजिटिव, बी वाले की साइड माइनस है, ये वाले में कोई पर। तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1, -1 -2 -3, -2 ये +1 हो गया, निगेटिव है,
तो -1, 0 -3 था तो +3। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे ए बराबर सपोज करिए आपके पास 1 3 5 6 है, बी इक्वल टू आपके पास 1 0 -1 -2 है। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, अब अगर आपको a प्लस बी निकालना हुआ तो a प्लस बी निकालना हो तो बहुत ईजी, 1 को 1 के साथ 2, 3 को 0 के साथ 3 ही आएगा, 5 को -1 के साथ 4 आएगा, 6 को -2 के साथ ये कितना आएगा, 6 -2 मतलब ऐड कर रहे हैं तो ये 4 आया। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को अगर हम लोग घटाते तब क्या आता, a माइनस बी करते, a माइनस बी करते तो ध्यान दीजिए 1 -1 0, 1 -1 0 हो गया, 3 -0 3 होगा, 5 -1 है तो +1 हो गया, तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, 6 -2 है तो +2 हो गया, तो 6 + 2 8 हो गया। ये घटाते समय यही ध्यान देना है कि साइन बदल जाएगा और फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो आई होप, हमें आशा है कि आप लोग अवयवों का योग और जो ये अंतर बताया गया इसको आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं कि अवयवों के गुणधर्म क्या हैं, योग के गुणधर्म कौन कौन से योग का नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो गुण कौन कौन से हैं योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म में क्या क्या होता है ये जब बात जान लीजिए। पहला होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए दूसरी मैट्रिक्स बी, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। चाहे a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए, वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। आप चेक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर, पहले a प्लस बी निकली या b प्लस ए निकली, तो इसीलिए है क्रम विनिमय नियम की, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा होता है आपके पास साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में तीन मैट्रिक्स लेकर करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, मीन्स पहले a प्लस बी को ऐड करो, फिर जितना आए उसको c के साथ ऐड करिए, फिर क्या करिए पहले b प्लस सी को ऐड करिए, फिर a को ऐड करिए, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा है आपके पास योज्य तस्मक नियम। योज्य तस्मक नियम का क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स ऐसी ऐड कर दीजिए, ठीक है, चाहे उसको राइट साइड करिए चाहे लेफ़्ट साइड करिए, और वैल्यू कितना आए वही आए मैट्रिक्स का। तो ये जो देख रहे हैं जो शून्य है, ये एक शून्य अवयव होता है। शून्य अवयव मतलब एक ऐसा अवयव जिसके अंदर सभी अवयव शून्य हो। तो अगर सभी अवयव शून्य हैं, जैसे आपके पास जीरो है, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपके पास जीरो होता है तो जीरो को चाहे दो में ऐड करिए चाहे 2 + 0 करिए, चाहे 0 + 2 2 + 0 आएगा कितना 2 ही। ऐसे आपके पास अगर कोई नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब एक शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसे ये 0 0 0 ऑर्डर 2 की कोई जीरो मैट्रिक्स है। अब इसमें कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 2 का ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, जैसे 0 0 है कोई मैट्रिक्स, अगर हम इसमें ऐड करना चाहें 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स मान लो ए है, अगर इसको ऐड करना चाहे 2 + 0 2 ही, 3 + 0 3 ही, 4 + 0 4 ही, 5 + 0 5 ही आएगा। तो ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये योज्य तस्मक का काम करता है। कौन सा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक होता है योज्य व्युत्क्रम, चौथा योज्य व्युत्क्रम। ठीक है, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जैसे ए है, इसमें कौन सी एक ऐसी मैट्रिक्स कर दिया जाए ऐड कि इसका मान 0 हो जाए। तो अगर ए है तो ए में हम कितना ऐड कर दें, -a ऐड कर दें। -a करने का मतलब सभी एलिमेंट को नेगेटिव साइन से गुणा करा दीजिए, तब वह 0 आ जाएगा। ठीक है, या अगर आपके पास -a है तब इसमें कितने से ऐड करेंगे, तब +a से ऐड करेंगे। मतलब a का योज्य व्युत्क्रम -a का योज्य व्युत्क्रम +a होता है। ठीक है,
और ये इतने नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। ये 4 नियम आपको ध्यान में रखना है। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज्य तस्मक नियम, योज्य व्युत्क्रम नियम। ठीक है, ये 4 नियम अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन को बड़े आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद अभी गुणा बताना है आपको, अवयवों का गुणा कैसे होता है। तो ये हमारी कल की टॉपिक होगी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको 2 अवयवों का गुणा कब संभव होता है ये बता दिए थे कि अगर आपको 2 अवयव दिए गए हैं तो उनका गुणा कब संभव है, लेकिन आपको गुणा करना नहीं बताए थे कि कैसे गुणा किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको गुणा करना सिखाएंगे। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो आपको बताए थे उसको हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। ठीक है, याद दिलवा दे रहे हैं कि क्या किया गया था। जैसे आपके पास कोई 2 अवयव था, एक अवयव ए था और एक दूसरा अवयव आपके पास बी था। तो बताया गया था कि इन दोनों का गुणा ए और बी का ए बी तभी संभव होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। मीन्स पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो जाता है, तब आप कह देते हैं कि जो गुणा है इन दोनों मैट्रिक्स का वह संभव है। ठीक है, तब गुणा संभव होता है। ठीक है, अन्यथा गुणा संभव नहीं होता है। तो ये बात हम बता दिए थे और उसमें ये भी बता दिए थे कि जब गुणा करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स हमको मिलती है गुणा करने के बाद वह कितने ऑर्डर की आती है, ये बात भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आइए आज आपको 2 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग गुणा करते हैं। तो आप उसी मेथड से शेष जो सभी क्वेश्चन आपके बुक में हैं आप उसको लगाइएगा। चलिए, पहले हम लोग ऑर्डर 2 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर के एलिमेंट मान लीजिए 2 -4 5 एंड 3 है। चलिए, अभी तो ये सिंपल चीज़ है क्योंकि हम ऐसे मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए हैं, ऐसे अवयव का लिए हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसमें देखेंगे जितनी इसमें पंक्ति है उतने इसमें पंक्ति है, जितने इसमें स्तंभ है उतने इसमें स्तंभ है। मीन्स इसमें अगर स्तंभ देख रहे हैं, इसमें पंक्ति देख रहे हैं तो बराबर है। ठीक है, तो ऐसा करने पर ये और ये आपस में बराबर हैं, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वह भी 2 क्रॉस 2 की ही मिलेगी। तो आइए देखिए ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख लो 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, अगर जिसको गुणा समझ में आ गया तो पूरी मैट्रिक्स समझ सकता है। ठीक है, ये 2 -4 5 3 ये चीज़ है। तो गुणा करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का आप रो पकड़िए। रो मीन्स पंक्ति, ये देखिए हम बना दे रहे हैं। पहले वाली मैट्रिक्स का आप ये रो पकड़िए और इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इस रो को आप पहले रो को पकड़े हो तो ये पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कॉलम रहता तो तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करते और तब तक करते जाएंगे जब तक ये पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई न हो जाए, तब हम इस रो का साथ छोड़ देंगे। ठीक है, इनसे जब भाई हमारा काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनको कह देंगे कि अब जाइए आप। फिर हम दूसरे रो को पकड़ेंगे, फिर दूसरे रो को, फिर पहले कॉलम, फिर दूसरे कॉलम, फिर आगे कोई कॉलम होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चलिए देखिए बता रहे हैं आपको। तो ए बी बराबर कितना होगा, ध्यान से सुनिए। अब ये पहला रो है पहले कॉलम के साथ, ये पहला एलिमेंट पहले के साथ गुणा करवाइए 1 × 2 1 × 2, फिर इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करिए, बीच में प्लस लगाइए 2 × 5 ये लिखिए,
2 गुणे 5, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, अब ये पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया है। अब ये नहीं है कि इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको पकड़ के रखिए और पहले ही कॉलम में चल रहे हैं। अब इस पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ करिए, 1 का 4 में, तो 1 गुणे -4, फिर प्लस का साइन लगाइए, 2 गुणे 3 प्लस 2 इंटू 3। तो पहला कॉलम आपको, पहला रो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कर कर अब देखिए, अब इनको छोड़ दीजिए। अब किसको पकड़ेंगे, इस दूसरे रो को पकड़ेंगे। अब दूसरे रो का फिर पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब दूसरे रो में लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 का गुणा 2 में लिखेंगे, 3 गुणे 2 धन 4 गुणे 5। तो ये पहला रो का किसमें हो गया, दूसरे रो का पहले कॉलम में हो गया। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में करिए, 3 गुणे -4 प्लस 4 गुणे 3, ये ठीक है। इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये कितना आया, 2 × 2 धन 5 दूनी 10, ये कितना आया -4, 3 दूनी 6, ये कितना आया 6 + 20, ये कितना आया -12 + 12, ये ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना देगा ये, 10 2 12, ये कितना दिए 2, 20 6 26, और ये कितना आया 0। मीन्स ये आपका ए बी हुआ, ये ए बी बन के तैयार हुआ मैट्रिक्स, ठीक है, ये ए बी आया। अब हम आपको अगर बी ए करना हुआ आपको तब, तो आपको बताया गया था ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस में बराबर होते हैं। तो बी ए निकालना है तो पहले बी वाला पहले लिखिए। अब बी में कौन कौन सा है, 2 -4 5 3, तो 2 -4 5 3, बगल में क्या है, बगल में फिर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए अब फिर वही प्रोसेस अपनाइए। इसका नंबर ऑफ पहले रो का पहले कॉलम में करिए, ये पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम, ऐसे करिए। 2 का 1 में, 2 × 2, 4 का 3 में, 4 3 12, तो ये -12 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का फिर दूसरे कॉलम में चलेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, लेकिन ये माइनस है, ठीक है, तो ये -16 हो जाएगा, ऐड करेंगे। फिर देखिए दूसरा कॉलम लीजिए, दूसरे कॉलम दूसरे रो का पहले कॉलम में, 5 × 5, फिर 3 × 9 + 9, ठीक है। फिर 5 का इसमें करिए, 5 दूनी 10, फिर 3 का इसमें करिए, 3 चौक 12, इस तरीके से, ठीक है। इस बार एक ही साथ में गुणा कर दिए, इसमें अलग अलग करके आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 2, ये -10, ये कितना बचा -12, ये कितना बचा 9 5 14, ये कितना बचा 12 10 22, ठीक। तो देखिए ए बी ये मिला था, बी ए ये मिला, तो ए बी और बी ए बराबर आए, कभी नहीं बराबर आएंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये अंक गणित नहीं है कि 2 गुणे 3 करेंगे या 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, ऐसा कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर बदल देंगे तो गुणा इसका चेंज हो जाएगा। चलिए एक हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और ये कोई मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 3 2। चलिए इसमें एक आठ नेगेटिव ले लेते हैं, ये 4 - 3 2। चलिए अब देखिए ऐसे में ये कितने क्रॉस का है, ये 1 2 3 3 क्रॉस 1 का है। ये कितने क्रॉस का है, ये आपका है 1 क्रॉस 3 का। अब देखिए अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी निकालना है तो पहले ए वाला लिखो 1 2 3, बगल में क्या लिखोगे बी, 4 - 3 2,
ठीक है। अब लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ थोड़ा सा, ये देखिए ए बी निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ चेक करिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है। ये अगर बराबर है, ये देख रहे हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स ये आपको ए बी मिलेगी वह 3x3 की मिलेगी। पीछे के वीडियो में बताए थे कि कैसे हम लोग कितने आर्डर का है तो उसको कैसे देखते हैं। तो ये 3x3 का मिलेगा। अब देखिए 3x3 का कितना आएगा ये देख लीजिए आप। देखिए हम बताए थे पहला रो पकड़ो, ये पहला रो है, चूँकि एक ही एलिमेंट है तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले कॉलम के साथ करना है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। 1 का मल्टीप्लाई केवल 4 में करिए तो यहाँ 4 आया। पहले रो को छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई न हो जाए। अब ये दूसरा कॉलम है तो 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -3 देगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये चीज़ हुआ, तो पहला रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो पकड़िए, दूसरे रो का फिर पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम। 2 चौक 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, क्योंकि आपके पास और एलिमेंट नहीं है, नहीं तो ऐड करके ऐसा हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का करेंगे तो 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, -9 हो गया, 3 दूनी 6। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स मिली जब आप ए बी निकालें। लेकिन थोड़ा सा देखिए जब आप ये निकालेंगे तब क्या होगा, बी। तो बी वाले को पहले रखो, 4 -3 2, इसको बाद में रखिए। 1 2 3, ये कितने क्रास का है, ये 1x3 है। ये कितने का है, ये 3x1 है। अब ऐसे में इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3। तो ये 3 3 बराबर है तो ये हट जाएंगे। मतलब जो नई मैट्रिक्स मिलने वाली है वो आपको वो केवल एक ऑर्डर की मिलने वाली है, 1x1, मतलब एक सिंगल एलिमेंट की। मीन्स फर्स्ट रो का अब किसके साथ करा देंगे, एक ही कॉलम है आपके पास फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, -3 का 2 में, प्लस -6 हो गया। ये 3 दूनी 6 और 2 का इसमें, तो ये +6 हो गया। +6 -6 कैंसिल हो गए, केवल बचा कितना, 4 बचा। ये 1x1 के एक रो और एक कॉलम है इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट डे की वीडियो में हम आपको और एक आखिरी एग्जाम्पल दे के समझा देंगे, तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।